हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से उसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके डेरिवेशन, फार्मूला को जानेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को जानने से पहले, उसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये किसका पार्ट है। तो पोटेंशियल एनर्जी है एनर्जी का पार्ट। एनर्जी से एक पार्ट से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी। और फिर एनर्जी का एक पार्ट है जिसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। क्या नाम है उसका? मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी का भी एक पार्ट है। मैकेनिकल एनर्जी की वैसे दो पार्ट है। पहला पार्ट है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में आज हम लोग क्लास में जानेंगे। दूसरा कौन सा पार्ट है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के भी तीन पार्ट्स होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के भी तीन पार्ट्स होते हैं, जिसमें से उसका पहला पार्ट क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और उसका दूसरा पार्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसका दूसरा पार्ट क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा पार्ट क्या है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका तीसरा पार्ट है। ओके, तो पहला पार्ट ग्रेविटेशन, दूसरा इलास्टिक, तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को आप क्लास 11th में जानेंगे। अगर कोई क्लास 11th का बच्चा इसे अपने रिवीजन के लिए देख रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इसके पे भी हम लोग वीडियो बना देंगे आगे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन और इलास्टिक के बारे में बात करेंगे कि यही क्लास 9 से रिलेटेड है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड। अरे कहना क्या चाहते हो? अब इसका क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं हुआ है। जो हम लोग जानते हैं, जिसकी हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, वो क्या है? वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या चीज़ है भाई? वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग जानते हैं अक्सर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर एग्जाम में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी चेंज ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप। मतलब एनर्जी के थ्रू क्या पोजीशन में बदलाव आ रहा है वो उसका पोटेंशियल एनर्जी बताएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी बिल्डिंग पे से गिरा देते हैं आप। हाँ, किसी बिल्डिंग पे से गिरा देते हैं तो वो बिल्डिंग से नीचे आने के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो गई। उसकी पोजीशन चेंज हो गई तो उसमें क्या हो गया? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। क्या आ गया? चेंज आ गया पोटेंशियल एनर्जी में। यही हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। मतलब उसमें क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ओके, और ये किस एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं? ग्रेविटेशन का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें, ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल हम लोग यही ले सकते हैं कि जैसे ये बिल्डिंग थी आपकी, अभी जिसके बारे में हमने जाना, ये बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को आप गिरा देते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गिर गया तो ऑब्जेक्ट का कुछ मास रहा होगा, और ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो आप जानते हैं इस पर क्या लग रही होगी? इस पर लग रही होगी ग्रेविटी। ओके, इस पर क्या लग रही होगी? ग्रेविटी लग रही होगी। और ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गिरा, इस पर ग्रेविटी लगी, इसका कुछ मास था, और यहाँ तक इसकी कुछ हाइट भी तो हो गई होगी जो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू में आ जाएगी। तो इसकी कुछ हाइट भी हो गई, इसका कुछ मास भी हो गया, और इस पर ग्रेविटी भी लग रही थी। तो यहीं से इसका हमें फॉर्मूला मिलता है। जो वर्क किया गया आपके थ्रू जो एनर्जी लगाई गई इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक डालने में, गिराने में, तो उसमें क्या हुई? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? सिर्फ चेंज हुई यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसके दो फॉर्म्स भी हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इसके दो फॉर्म्स क्या बनते हैं, कि ऑब्जेक्ट गिराने पे, ऑब्जेक्ट उठाने पे क्या इसके फॉर्म्स बनते हैं, इसको हम लोग आगे जानेंगे। तो इसका फॉर्मूला यहाँ से हमें क्या मिल गया? W = mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी में हर जगह यही फॉर्मूला आपका लगाया जाएगा। ओके, हर जगह यही फॉर्मूला आपका लगाया जाएगा, जिसमें m मास होगा, g ग्रेविटी होगी, और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड अगर कहीं दिया हुआ है तो। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप ग्रेविटी की वैल्यू 10 रख लीजिए।
ये आपको आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर क्वेश्चन डेसिमल्स में है तो आपको 9.8 ही रखना पड़ेगा, तभी आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, नहीं तो आप वैल्यू 10 रख सकते हैं, आपका ईजी वे में आंसर आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो W=mgh। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? अभी आपने जाना कि किसका पार्ट है, एनर्जी का है, तो एनर्जी का पार्ट आपने जैसे जाना था काइनेटिक एनर्जी का क्या है यूनिट, जूल है, सेम एज पोटेंशियल एनर्जी की भी क्या यूनिट है, जूल है। और इसमें जो वर्क अप्लाई हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट किससे किए, उस पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया जाता है कैपिटल U से, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल U = mgh। ओके, ये तो वर्क अप्लाई किया गया था ना, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। वैसे इसको डिनोट किससे किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से। ओके, और इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई जूल, इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके डेरिवेशन को समझ लेते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है, क्योंकि डेरिवेशन से ही तो फॉर्मूला निकलेगा, और वैसे ही इसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा आपसे, पर आप जानते रहेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने में और चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर। डेरिवेशन को जानने से पहले मैं आपको बता दूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो मैं बताना आपको भूल गया था। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं, जो कोई भी स्प्रिंग, जैसे ये जो स्प्रिंग होती हैं, ये स्प्रिंग किस में आती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आती है। किस में आती हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब ये किस तरीके से परफॉर्म होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें, क्योंकि ये जिस भी शेप में रहती है उसमें वापस आ जाती है। फॉर एग्जांपल इस स्प्रिंग में, जैसे कि ये बोर्ड आपने ले लिया, इस बोर्ड में ये स्प्रिंग लगी हुई है और यहाँ पर आप एक बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, और इस बॉक्स को जब आप इस तरफ इस पर फोर्स लगा के इसको खींचते हैं तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, आप जानते हैं ये स्प्रिंग इसको वापस खींच लेगी। तो इसमें क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी परफॉर्म होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसी तरीके से परफॉर्म होती है कि आपने इस पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई किया और इसने वो पोटेंशियल एनर्जी एब्जॉर्ब की, और उसके बाद इसने वापस वो अपना काम परफॉर्म किया। वैसे एब्जॉर्ब नहीं होती है, पर ये इसी तरीके से परफॉर्म होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसके बाद इसका फॉर्मूला जो यूज़ में लिया जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या होता है, ½ k डेल्टा x²। इसमें k क्या है, k इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है, और डेल्टा x क्या है, डेल्टा x वो है जब ये स्प्रिंग, जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंग में कई स्प्रिंग्स जो बहुत ही टाइट होती हैं, जब उनको स्ट्रेच किया जाता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू बदल जाएगी। और फिर कुछ स्प्रिंग्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, और उनको जब प्रेस किया जाता है तो बहुत ही ईजिली प्रेस हो जाती हैं, या फिर बहुत ईजिली स्ट्रेच हो जाती हैं, तो उस केस में वहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग इसके डेरिवेशन को जान लेते हैं। डेरिवेशन में क्या होता है कि हमें यूज़ करना होता है फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमें उस डेरिवेशन से मिलता है, एग्ज़ाम्स में हमें वो फार्मूला क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। दैट आप लोग जानते हैं कि F क्या होता है, ma होता है। F क्या होता है, ma होता है। W क्या होता है, W F.S होता है। ओके, F इसमें फोर्स है, S इसमें डिस्प्लेसमेंट है, F क्या है, मास है, और एक्सेलरेशन है। और इसको आप लोग और जानते हैं कि ma को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। जैसे हर बार हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं कि F ma, और ma हम लोग mg लिख सकते हैं, और g क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, फिर इसके बाद अब F के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, mg रख सकते हैं। ओके, mg रख सकते हैं। S डिस्प्लेसमेंट है, S डिस्प्लेसमेंट है, और इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा cos थीटा, या फिर cos 0 ले लीजिए, cos 0 ले लीजिए। ओके, cos 0 ले लीजिए। अब इसको हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल अभी हमने लिया था यहाँ वाला, जो एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाता है। आप फेंक देते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है अपने घर में, तो आप इससे नीचे फेंकते हैं तो आपकी बिल्डिंग से नीचे जाके गिर जाती है। तो आप जान रहे हैं कि उसका कुछ मास रहा होगा, और उस पर क्या लगी, ग्रेविटी लगी, तभी तो वो नीचे चली गई। ठीक है, और बिल्डिंग की छत से फेंका आपने तो उसकी कुछ हाइट भी रही होगी। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला था, mgh, ये सब चीज़ें हमें मिली थी। mg तो मिल गया, h क्या है, h ही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। ओके, mgh, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। कोई एंगल इसमें रहता तो हम लोग रखते वो
cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें u इज इक्वल टू एम जी एच मिल जाता है। ये क्या बन जाता है हमारा फॉर्मूला जो एग्ज़ाम्स में यूज़ करना है। ओके, और इसकी यूनिट आप जान रहे हैं क्या रखनी है, जूल रखनी है, क्योंकि यूनिट नहीं रखा तो 1 मार्क्स कट हो जाएगा उसमें। तो यूनिट भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करें इसमें वैल्यूज़ रखें, तो उसके साथ इसकी यूनिट भी का यूज़ करें, जिससे आपके क्वेश्चन पे आपको फुल मार्क्स मिले। ओके, इसके बाद हम लोग इसके फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें अभी हमने जाना कि इसके फॉर्म्स, तो 2 फॉर्म्स बनते हैं। ओके, 2 फॉर्म्स बनते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर जाता है, मतलब यहाँ से ऊपर जाता है, यानी नीचे से जब ये ऊपर जाता है तो इसमें इसकी जो काइनेटिक, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है, गेन होती है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, गेन होती, बढ़ती है, क्योंकि इस पर आप फोर्स लगा रहे होते हैं, अपना फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अपनी एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, तो इसकी एनर्जी इस टाइम पे बढ़ती है। ओके, और फिर जब ये नीचे आ रहा होता है, यहाँ से आपने छोड़ दिया और ये नीचे आ रहा है तो इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई की, तब इस केस में क्या होता है, तब इस केस में इसे लॉस होता है, तब पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। जैसे इसको आप और अच्छे से समझने के लिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को आपने पुश किया, कुछ इस पर फोर्स अप्लाई किया किसी डायरेक्शन में, ओके, तो आपने अपनी एनर्जी क्या की, लॉस की उसको फोर्स लगाने में। ओके, तो जब आपने लॉस की उसने गेन की। ओके, जब वो वापस आएगा तब वो लॉस करेगा और आप वैसे गेन नहीं करेंगे, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो जब वो वापस आएगा तो लॉस करेगा। ओके, और फिर इसमें एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं जिसको भी हमने डिस्कस किया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको किस तरीके से रखा जाता है, तो वो मैं लिख देता हूँ क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में देखिए 2 केसेस बनते हैं। पहला केस तब बनता है जब 2 हाइट्स हैं, जैसे एक हाइट ये है, एक हाइट ये है, 2 बिल्डिंग्स हैं आसपास हैं, आपका एक दोस्त है इस बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ है और आप हैं जो इस बिल्डिंग पे चढ़े हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ से एक ड्रॉप करते हैं ऑब्जेक्ट, वो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता है, तो इन दोनों केस में मास तो दोनों ऑब्जेक्ट का इन द केस सेम है। ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं है, ग्रेविटी दोनों पर सेम लग रही है, आप जानते हैं ग्रेविटी क्या लग रही है, दोनों पर सेम लग रही है, पर जो हाइट है, हाइट क्या है, दोनों की अलग अलग है, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख लिए कि h1 और h2। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में डेल्टा u लिखा जाएगा। डेल्टा u क्या होता है भाई, डेल्टा u ही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में इन दोनों पॉइंट्स को रखा जाएगा। आप जान रहे हैं इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसको क्या रखेंगे हम लोग, mgh2, और इसको क्या हम लोग रखेंगे, इसको हम लोग रखेंगे mgh1। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे तो इसको किस तरीके से रखेंगे, mgh2 माइनस mgh1। ओके, इसमें mg कॉमन है तो उसको क्या लिख लेंगे, mgh2 माइनस h1। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, डेल्टा u, दैट इज़ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद जो हमने काइनेटिक एनर्जी में एक क्वेश्चन को छोड़ा हुआ था, उस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं कि उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग उस क्वेश्चन की। अब हम लोग जान लेते हैं पिछली क्लास में जो छूटा हुआ क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी का, उसको इसमें हम लोग उसका सलूशन देख लेते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। तो इसमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करना है हमें, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। और फिर मूविंग साइकिल, क्या चीज़ है वो, मूविंग साइकिल है। और फिर चार्ज, जिसका चार्ज कितना है 60 न्यूटन और उसका मास कितना है 40 kg। साइकिल का मास कितना है 40 kg, चार्ज है 60 न्यूटन विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए इसके चार्ज की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम बिना इसके चार्ज के कर लेंगे। तो क्वेश्चन में अगर आपको इस तरीके से सिंपली दिया हो तो आप चार्ज की तरफ ध्यान ना दें और इस क्वेश्चन पर ध्यान दें कि इसमें मास आपको गिवन है और स्पीड आपको गिवन है। ओके, तो या फिर वेलोसिटी आपको गिवन है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद अगर मास नहीं दिया हुआ है, बस चार्ज दिया हुआ है,
तब आपको इस चार्ज को कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में। ओके, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आप जानते होंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। मास इसमें हम लोग इसका कितना रखेंगे 40 और वी वेलोसिटी इसकी कितनी है 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 25। ओके, 40 इंटू 25 हो जाएगा। ये 2 से इजीली क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 500 जूल। ओके, तो जब भी आप इसका आंसर निकालिए देखिए आप SI यूनिट बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये SI यूनिट भूले कि आपका मार्क्स कटा। तो ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर 500 जूल आ जाएगा। कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई 500 जूल हुई। फिर इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं, जिससे आप उसका आंसर हमें कमेंट्स में बताएंगे और अगली क्लास में हम उसे डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉय सक्षम ऑफ मास 60 kg सिट एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड। इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जिसमें ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सक्षम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जिसका मास क्या है 60 kg और वो कहाँ बैठा हुआ है, ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पर बैठा हुआ है। तो इसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं और हमें कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। जी की वैल्यू इसमें आपको यूज़ करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ईजी क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए, जिससे आगे वाली आने वाली क्लास आपसे मिस ना हो और आप चीज़ों को अच्छे से सीक्वेंस में समझते चलें। थैंक यू।